फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर चल रहे हैं, तो आए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं जी? बॉडी के मुतवाजन होने को इक्विलिब्रियम कहा जाता है, किसी बॉडी का तवाज़ुन कायम करना। तो वी हैव लर्न, हम ये सीख चुके हैं, हाउ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन कैन बी काज्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि किस तरह ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन को पैदा किया जा सकता है एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से। नाउ वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी बैलेंस। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है टू प्रोड्यूस नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट्स। बॉडी में कोई भी ट्रांसलेशनल इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी फोर्सेस तो अप्लाई होंगी लेकिन उन फोर्सेस को बैलेंस किया जाएगा, बॉडी में कोई ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉडी, अगर एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं सच दैट, इस तरह, देयर रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो, उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो मजमुआ है वो ज़ीरो हो, द बॉडी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट की हालत में रहेगा। यानी कि बॉडी पर लगने वाली अगर तमाम फोर्सेज का रिजल्टेंट ज़ीरो है तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। या कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ ऑलरेडी इन मोशन, अगर वो बॉडी पहले से ही मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। दिस स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की ये जो हालत है, इज़ नाउन एज इक्विलिब्रियम, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसकी डिफाइन हम इस तरह करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, अगर उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा ना हो। यानी एक बॉडी में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब भी उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, और अगर एक बॉडी मूव ही नहीं कर रहा तब भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, तो बॉडी का रेस्ट में होना भी इक्विलिब्रियम है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना भी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम जिस समय कब पैदा होता है? जब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दो ही सूरतों में नहीं होती, जब वेलोसिटी चेंज ना हो या बॉडी मूव ही नहीं करे। तो रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन नहीं है। दोनों सूरतों में बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो आए दोनों को बारी बारी पढ़ते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के हैं कि बॉडी दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम में होता है, या तो वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप बनेगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें तमाम बॉडी रेस्ट में होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग के साथ लटका हुआ एक बल्ब, ये देख सकते हैं आप, ये रेस्ट में है, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की फोर्स डाउनवर्ड, एक टेंशन की फोर्स अपवर्ड, लेकिन रिजल्टेंट इनका ज़ीरो होगा। अ मैन होल्डिंग द बॉक्स, एक बंदे ने बॉक्स को पकड़ा हुआ है, तो वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ रोप, अगर आपके पास एक बीम है, जैसे स्टिक कर दें या कुछ सरिये का पीस कर लें, अगर वो आपके पास है तो वो दीवार के साथ अगर आप उसको टकाएं हॉरिजॉन्टल, किसकी मदद से? रॉप की मदद से, और आखिर पे आप एक वेट बांध दें, तो वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। जो बीम लटका होगा, वेट लटका होगा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ एक बॉडी है, वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, उस पर दो ही फोर्सेज लगेंगी, एक नॉर्मल की फोर्स और एक वेट की फोर्स। वन ऑफ इट्स वेट W इज इक्वल टू mg, जो कि एक्टिंग करेगी डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड द फोर्स इज F एंड द नॉर्मल फोर्स दैट द टेबल एक्सर्ट अपवर्ड ऑन द बुक। बुक अपनी वेट की फोर्स टेबल पर लगाएगी, लेकिन टेबल इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड की तरफ, जिसे कहा जाएगा नॉर्मल फोर्स। सिंस द बुक इज एट रेस्ट, बुक रेस्ट में है, इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो बुक पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेज हैं, शुड बी ज़ीरो, उन्हें ज़ीरो होना चाहिए। सो द बुक इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इस वजह से बुक को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा।
यानी कि जब अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो नॉर्मल में से वेट को माइनस कर दें या वेट में से नॉर्मल को माइनस कर दें तो ज़ीरो आ जाएगा। और अगर ये माइनस का डब्ल्यू इक्वल के उस तरफ चला जाए तो इसका मतलब होगा कि नॉर्मल की फोर्स इज इक्वल टू है वेट के। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि फोर्सेस कैन एक्ट ऑन अ बॉडी, बॉडी पर फोर्सेस तब भी एक्ट करती हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, उसमें एक्सेलरेशन पैदा किए बगैर, प्रोवाइडेड दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, लेकिन इसमें फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। नेक्स्ट है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है जी? अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, जो कि इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसमें बॉडी मूव तो कर रहा होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करेगा, जैसा कि एक पैराट्रूपर की एग्जांपल देखते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो सबसे कहते हैं अच्छी एग्जांपल है, गुड एग्जांपल है, वो है जी पैराट्रूपर। इन अ फ्यू सेकंड, चंद सेकंड के बाद, आफ्टर द फ्री फॉल, जब वो फ्री फॉल करेगा, जंप लगाएगा जहाज से या किसी भी बुलंदी से, द पैराशूट ओपन, पैराशूट को ओपन करेगा। अ लिटल लेटर, थोड़ी देर के बाद, द पैराट्रूपर स्टार्ट्स, फिर पैराट्रूप शुरू हो जाएगा डिसेंडिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। इन दिस स्टेट, इस हालत में, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके बॉडी पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नीचे की तरफ अमल कर रही होगी ऑन द पैराट्रूपर पर, जो बैलेंस हो जाएगी बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, उस पैराशूट पर ऊपर की तरफ लगने वाली हवा की जो रेजिस्टेंस है ऑन द पैराशूट एक्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगेगी तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, तो बॉडी नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आने का मतलब है बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो यानी कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है जी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है जी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं जी। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक, जो कि है एफ इज इक्वल टू एम में, यानी हम जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता ही है। इफ़ द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है यानी कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन फोर्स के लगने के बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि नेट फोर्स एफ शुड बी ज़ीरो। अगर एक बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस या एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं, वो उनका सम जो है यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो बॉडी पूरा उतर रहा है किस पर, फर्स्ट कंडीशन पर, चाहे बॉडी पर एक फोर्स लग रही है या एक से ज़्यादा फोर्सेस। तो अगर फोर्सेस का जो सम है, रिजल्टेंट है, वो ज़ीरो है, यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन उन फोर्सेस की वजह से पैदा नहीं हो रहा, यानी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा फोर्सेस की वजह से, तो वो बॉडी किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो लेकिन वो इक्विलिब्रियम की किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट कंडीशन को। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जब हम फोर्स लगाते हैं और एक फोर्स या एक से ज़्यादा फोर्सेस के लगाने से एक्सेलरेशन पैदा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नेट फोर्स होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि मैथमेटिकली सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन की मैथमेटिकल शक्ल है जी, विच स्टेट्स दैट, जिसकी डिफाइन हम इस तरह करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है ओनली इफ, सिर्फ तभी, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम क्या होता है जी, वेक्टर सम रिजल्टेंट को कहते हैं, ठीक है। ओनली इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, बॉडी पर अमल करने वाली यानी एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से जो फोर्सेस लगा रहे हैं जैसे अप्लाइड फोर्स होती है, तो जो रिजल्टेंट है ऑल द फोर्सेस का एक्टिंग ऑन इट, उस बॉडी पर जो अमल कर रही हैं वो इक्वल किसके होना चाहिए, ज़ीरो के होना चाहिए। यानी कि अगर तमाम फोर्सेस का सम रिजल्टेंट ज़ीरो है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वह बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस अ नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं ज़्यादा फोर्सेस को, अगर ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2 F3 एंड सो ऑन बेशुमार हैं, हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू F, उनका जो रिजल्टेंट है वो एक सिंगल फोर्स F के बराबर है जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, दीज कैन बी रिजॉल्व इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो जो सिंगल फोर्स के बराबर है उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट, उनको हम
रिजॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, और अगर वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं तो उन्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, अगर एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेज अमल कर रही हैं तो वो तमाम का रिजल्टेंट एक फोर्स एफ के इक्वल होगा, और उस फोर्स को हम रिजॉल्व कर देंगे उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम उसके एक्स कंपोनेंट की बात करें तो 1 के साथ एक्स आ जाएगा, f1x प्लस f2x प्लस f, इस तरह ये फोर्सेस चलती जाएंगी, यानी कि f3x, f4x, f5x, और इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं f4x, f5x तक शो करके, और आखिर पे fnx होता है, यानी कि वो कोई लगातार नंबर तक चल रही हैं, इज इक्वल टू 0, यानी तमाम फोर्सेस का सम जो है वो 0 होता है, इक्वल होना चाहिए 0 के। इस वजह से हम यहाँ पे एक साइन यूज़ करेंगे सिग्मा, सिग्मा समेशन के लिए यूज़ होता है, और सिग्मा किन का बनाना है? तमाम एक्स के कंपोनेंट का, यानी फोर्स के जो तमाम एक्स यानी एफ के जो जितनी भी फोर्सेज होंगी, अगर सिंगल फोर्स है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका रिजल्टेंट भी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। इसी तरह अगर वाई डायरेक्शन है तो एक्स की जगह पर 1y आ जाएगा, और यहाँ पे f2y आ जाएगा, और इसी तरह f, यानी कि अगर x कंपोनेंट का मजमुआ 0 है तो उसी तरह y कंपोनेंट का रिजल्टेंट या मजमुआ भी क्या होना चाहिए? 0, जैसे कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर यह साबित होता है कि सिर्फ फोर्स का 0 होना लाजमी नहीं है, बल्कि उनके जो कंपोनेंट्स है x और उनका जो कंपोनेंट है y, उन दोनों का रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन को हम इस तरह भी बयान करते हैं, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज, तमाम फोर्सेज के यानी जितनी भी फोर्सेज उनके तमाम कंपोनेंट्स का जो सम, कौन से कंपोनेंट्स? अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की तरफ है, शुड बी 0। सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट 0 नहीं होने चाहिए, बल्कि द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट फोर्सेज, फोर्सेज के जितने भी कंपोनेंट्स हैं अलोंग वाई एक्सिस की तरफ, उनका सम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये थी जी फर्स्ट कंडीशन। अब है जी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है, इम्प्लाइज टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक और नाम भी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, विच मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि बॉडी शुड नॉट रोटेट, बॉडी को रोटेट नहीं करना अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज के जेर असर। एक एग्जांपल देखते हैं जी, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी, कि आपके पास ये एक रिजिड बॉडी है, टू फोर्सेज F1 एंड F2, ये एक F1 फोर्स है और ये एक F2 फोर्स है, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मिकदार में बराबर है, एक्टिंग ऑन इट। इन केस है, ये ए केस की डायग्राम है, इसमें बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि दोनों फोर्सेज का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, ये देख सकते हैं, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में दोनों बॉडीज एक्ट कर रही हैं। और बी बॉडी को जब आप देखते हैं वहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों बॉडीज का डिफरेंट है, ये देखें डिफरेंट हो गया। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड एक जैसी है, तो बॉडी ए पर क्या होगा? सो द रिजल्टेंट इज 0 इन बोथ केसेस, बॉडी ए में भी रिजल्टेंट 0 होगा, बॉडी बी पर भी रिजल्टेंट 0 होगा। फ़र्क क्या था कि बॉडी ए में दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और बॉडी बी में दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। पहली में भी बॉडी रेस्ट में होगी, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरे बॉडी पर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये देखना है क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज़ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ए बॉडी पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 है और दूसरे बॉडी पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 है। लेकिन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे या कर सकते हैं बी केस में, द फोर्सेज आर फॉर्मिंग अ कपल, फोर्स कपल बना रही हैं। कपल की डेफिनेशन आप पीछे पढ़ के आए हैं, तो फोर्सेस कपल बना रही हैं, विच कैन अप्लाई टार्क टू रोटेट, जिसकी वजह से टार्क पैदा हो सकता है और बॉडी में रोटेशन आ जाएगी, किसके गिर्द? द पॉइंट, द बॉडी अबाउट पॉइंट ओ, बॉडी ओ पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। जब आप इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन उसकी वजह से बॉडी आपका हल्का सा रोटेट करेगा, जो कि रेस्ट को बिगाड़ देगा, यानी कि इससे बॉडी आपका रेस्ट में नहीं रहेगा।
उसको अगर रेस्ट में रखना है तो देयर फॉर अ बॉडी टू बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उस बॉडी को मुकम्मल तौर पर अ सेकंड कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, एक दूसरी कंडीशन की हमें ज़रूरत होती है। वो सेकंड कंडीशन क्या है? दैट इज़ नो नेट टार्क शुड बी एक्टिंग, उस पर कोई टार्क भी अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है तो फोर्सेस के लगाने से बॉडी अगर रोटेट करे तो हम उसे टार्क बोलते हैं। पीछे पढ़ के आए हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, यानी कि बॉडी पर अगर फोर्स लगाएं और बॉडी घूमना शुरू कर दे अपने एक्सिस वाले पॉइंट के गिर्द, अपने सेंट्रल वाले पॉइंट के गिर्द, तो वहाँ पर टार्क प्रोड्यूस होता है। तो बॉडी वो बी वाला आपका मूव नहीं करेगा किसी तरफ, ना वो लेफ्ट की तरफ जाएगा ना वो राइट की तरफ जाएगा। ये बॉडी बी जो है, ना ये लेफ्ट जाएगा ना ये राइट जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो है, लेकिन ये बॉडी हल्का सा रोटेट करेगा। तो रोटेशन की वजह से आपका टार्क प्रोड्यूस होगा। और सेकंड कंडीशन में हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उसके टार्क को क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो करना पड़ेगा। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, यही इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है। क्या? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर जो अमल कर रहे हैं तमाम टार्क, उनका जो रिजल्टेंट है अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के गिर्द मस्ट बी ज़ीरो। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए और सेकंड कंडीशन में क्या है? तमाम टार्क का रिजल्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे? सिग्मा टा इज इक्वल टू ज़ीरो। हैंस अ बॉडी विल बी इन कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम, तो एक बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सिग्मा एफ एक्स भी ज़ीरो हो, सिग्मा एफ वाई भी ज़ीरो हो और सिग्मा टा भी ज़ीरो हो। यानी सिर्फ एफ के ज़ीरो से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, एफ के साथ साथ उनके कंपोनेंट्स भी, यानी सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई भी ज़ीरो होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है कि उसका टार्क भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह।